नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद तेजी से बदलते हालात के बीच प्रधानमंत्री टेरेसा ने मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया है। मौजूदा संसद का कार्यकाल 2020 तक खत्म होना था, लेकिन ब्रेक्जिट मामले में वार्ता को मजबूत करने के लिए वो संसद में बहुमत चाहती हैं। टेरेसा मे के मुताबिक ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया और उसके बाद पैदा होने वाले हालात के मद्देनज़र देश में मजबूत सरकार का होना ज़रूरी है। दरअसल ब्रेक्जिट की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगर कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो टेरेसा मे ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ब्रेक्जिट की औपचारिक बातचीत शुरू कर पाएंगी। बहरहाल ब्रिटेन में 8 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्ष लेबर पार्टी समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विशेष में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के चुनाव कार्यक्रम के बारे में। साथ ही हम बताएंगे कि क्या हैं चुनावी मुद्दे, ब्रेक्जिट का इस चुनाव पर क्या है असर और इस चुनाव के क्या राजनीतिक मायने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने देश में 8 जून को मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला किया है। उनके समय पूर्व चुनाव कराने के फैसले का हाउस ऑफ कॉमन्स में 2/3 से ज़्यादा सांसदों ने समर्थन किया। टेरेसा मे ने कहा कि ये चुनाव यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद राजनीतिक स्थिरता लाने का एकमात्र रास्ता है। ब्रिटेन में अगला चुनाव 8 जून को होगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इसका ऐलान किया। इसके बाद सरकार ने बुधवार को संसद में मध्यावधि चुनाव का प्रस्ताव रखा। हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई वोटिंग में 522 सांसदों ने चुनाव का समर्थन किया, जबकि विरोध में महज 13 वोट पड़े। इस मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए मध्यावधि चुनाव कराया जा सकता है। We will be out there fighting for every vote, whereas the right honourable gentleman opposite would bankrupt our economy, weaken our defences and is simply not fit to lead. ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने में अभी 2 साल का वक्त है, जबकि आम चुनाव भी 2020 में होने हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मुताबिक जून में ब्रेक्जिट बातचीत के दौर शुरू होने से पहले ही चुनाव करा लेना बेहतर है। उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। People will have a real choice at this election. They will have a choice between a Conservative government that has shown we can build a stronger economy and a Labour Party whose economic policy would bankrupt this country. And what voters know is that under Labour, it's ordinary working people who pay the price of the Labour Party. They pay it with their taxes, they pay it with their jobs, and they pay it with their children's futures. विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। हालांकि नेता विपक्ष और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि टेरेसा मे पर यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने टेरेसा मे पर मन बदलने का और वादे तोड़ने का आरोप भी लगाया। We welcome the general election, but this is a prime minister who promised there wouldn't be one. A prime minister who cannot be trusted. She says it's about leadership, yet is refusing to defend her record in television debates. More households are in debt. 6 million people earning less than the living wage. Child poverty is up. Pensioner poverty is up. So why are so many people getting poorer? प्रधानमंत्री के फैसले से विपक्ष और पार्टी में उनके सहयोगी हैरत में हैं, क्योंकि मौजूद संसद का कार्यकाल 2020 तक का है। हालांकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने प्रधानमंत्री के फैसले का बचाव किया है।
पार्टी ने कहा है कि देश में मध्यावधि चुनाव होते रहे हैं, इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। This country, we have a tradition of having very short election campaigns, so in that respect it's nothing out of the ordinary, and that's what's happened in previous elections. We have effectively 6 to 7 week period. The British people will get the opportunity to hear the programme that the Conservatives will offer, and indeed the others, and also make that choice about who they actually want as the Prime Minister and who they believe will do the right thing in terms of Britain's negotiations with Europe. ब्रिटेन में पिछला आम चुनाव 2015 में हुआ था, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर डेविड कैमरून के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। डेविड कैमरून ने पिछले साल यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह में हार के बाद कैमरून को इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने कमान टेरेसा मे को सौंप दी। मार्गरेट थैचर के बाद टेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव होने हैं। इसके लिए सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी लेबर पार्टी समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में 7 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तैयारियों के लिए पार्टियों के पास कम ही वक्त है। हालांकि अचानक हुई चुनाव की घोषणा से सभी पार्टियां हैरत में हैं, लेकिन तकरीबन सभी ने चुनाव के फैसले का स्वागत किया है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने बुधवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा कि ये चुनाव देश को स्थायी और मजबूत सरकार देने के लिए है। And that's what this election is about. It's about providing the strong and stable leadership this country needs to take Britain through Brexit and beyond. It's about strengthening our hand in the negotiations that lie ahead. And it's about sticking to our plan for a stronger Britain that will enable us to secure that more stable and secure future for this country and take the right long-term decisions for the future. 2015 में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 330 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि लेबर पार्टी को 232 सीटें मिली थी। इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। लेबर पार्टी ने मध्यावधि चुनाव का स्वागत किया है। पार्टी नेता जेरेमी कोर्बिन ने दावा किया है कि देश कंजर्वेटिव पार्टी की नीतियों से परेशान है और लोग बदलाव चाहते हैं। The Labour Council in Croydon is building council housing. I want a Labour government that builds council housing. I want a Labour government that makes sure that £10 an hour is the living wage and is paid to all workers all over the country. I want a Labour government that ensures that carers are properly supported when they're caring for loved ones. I want a Labour government that ensures that people don't wait for hours in A&E departments to get treatment. प्रधानमंत्री टेरेसा मे बर्कशायर की मेडन हेड सीट से चुनाव लड़ेंगी। नेता विपक्ष और लेबर पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बिन एक बार फिर उत्तरी स्लिंगटन सीट से, जबकि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता टिम फेरान वेस्टमोरलैंड एंड लैंसडेल सीट से संसद में पहुंचने की कोशिश करेंगे। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 2 मई को मौजूदा संसद भंग कर दी जाएगी। 4 मई को स्थानीय चुनाव होंगे, जबकि 11 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान सूची में नाम जुड़वाने के लिए वोटरों को 22 मई तक का समय दिया गया है। 8 जून को वोट डाले जाएंगे। When I took over as Prime Minister, people said the country was divided, that it could never be brought together. But actually what I see today in this country is a unity of purpose, a desire for the government to get on with the job of putting Brexit into place and making a success of it. इस बार कंजर्वेटिव पार्टी यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी यूरोपीय संघ में बने रहने का समर्थन कर रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां अपने प्रचार में स्थानीय मुद्दों को भी जगह दे रही हैं। लेबर पार्टी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को घेर रही है। 1922 के बाद से ही कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ने बारी-बारी से ब्रिटेन में सरकार बनाई है। दोनों ही पार्टियां एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा कर रही हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में स्नैप इलेक्शंस यानी समय से पहले चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद बदले समीकरण में
ये चुनाव प्रधानमंत्री टेरेसा मे के लिए काफ़ी अहम है। ब्रेक्जिट की औपचारिक वार्ता के लिए इससे सरकार को आत्मविश्वास मिलेगा और ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता भी इससे काबू में आ सकती है। 2015 के आम चुनाव में जब कंजर्वेटिव पार्टी जीतकर सत्ता में पहुंची थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 साल के दौरान ब्रिटेन की राजनीति इस हालत में पहुंच जाएगी। उस वक्त प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने चुनावी वादा निभाने के लिए ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह कराया और कैमरन की इच्छा के खिलाफ लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। कैमरन ने नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर सत्ता टेरेसा मे को सौंप दी और फिर ब्रेक्जिट वार्ता की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन इस दौरान ब्रिटेन के अलग अलग प्रांतों में ब्रेक्जिट का विरोध भी होता रहा। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और ब्रेक्जिट वार्ता को विश्वास के साथ पूरा करने के लिए जल्दी चुनाव का फैसला किया। 8-9 महीना हो गया है। इंग्लैंड का नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से वो यूरोपियन यूनियन से बात करेगी, क्या क्या चीज़ वो मांगेगी, क्या क्या चीज़ वो देने के लिए तैयार है, उस पर उनमें सलाह मशवरा चल रहा है। अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, पॉलिटिकल अग्रीमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे ने देखा कि एक तो ओपिनियन पोल में उनका पोजीशन काफ़ी ऊंचा है, लेबर पार्टी का बहुत गिरा हुआ है। इनफैक्ट अभी तो कहना है कि अगर चुनाव हो जाएगा तुरंत तो कंजर्वेटिव पार्टी कम से कम 200 सीट की बहुमत लेके आएगी। तो उनको मन है कि अगर एक अच्छा बहुमत मिल जाए उसके आधार पर वो फिर यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कर पाएंगे। अगला चुनाव 2020 में होना था, लेकिन टेरेसा मे ने इसी 8 जून को चुनाव कराने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया। समय से पहले चुनाव कराने के लिए ब्रिटेन में फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट के तहत संसद से प्रस्ताव पारित कराना होता है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब टेरेसा मे की नज़र इस चुनाव में भारी जीत दर्ज करने पर टिकी है। असल में 2015 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी पर मामूली बढ़त बनाकर सरकार बनाई थी। इस वक्त 650 सदस्यों वाले ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के 330, लेबर पार्टी के 229, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के 54 और अन्य पार्टियों के 37 सांसद हैं। ब्रेक्जिट जैसे फैसले को पूरी तरह लागू करने के लिए ब्रिटेन की संसद में वोटिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन से जुड़े कई फैसलों पर विपक्षी पार्टियों ने संसद में इससे पहले भी सरकार के एजेंडे के खिलाफ रुख दिखाया था। ऐसे में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि संसद में वो और मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना सके, ताकि आने वाले दिनों में जब यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को अलग करने के लिए संसद में प्रस्ताव या विधेयक पारित करने की नौबत आए तो सरकार उसे आसानी से पास करवा सके। पॉलिटिकली अगर प्राइम मिनिस्टर को बहुमत अच्छा मिल जाए तो वो यूरोपियन यूनियन से ढंग से बात कर पाएंगे। नहीं तो उनको घबराहट है कि अगर पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं है, ब्रेक्सिट का जो बिल लाएंगी वो अगर पार्लियामेंट में हार जाती हैं तो स्पेशली हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, अपर हाउस में, अनइलेक्टेड हाउस में, तो उसके खिलाफ उससे बचने के लिए वो चुनाव करा रही है। डेविड कैमरन के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बनी टेरेसा मे अब तक हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य नहीं बन पाई। इस चुनाव में वो मेडन हेड सीट से चुनावी मैदान में हैं। अगर वो जीतकर संसद पहुंचती हैं तो ये चुनाव टेरेसा मे का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा। 2019 तक ब्रेक्सिट की प्रक्रिया पूरी होनी है और कंजर्वेटिव पार्टी अगर और ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो मौजूदा योजना के तहत ही यूरोपीय यूनियन से वार्ता जारी रहेगी। लेकिन अगर कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो ब्रिटेन की राजनीति में एक और दिलचस्प मोड़ आ सकता है। अगर दूसरी पार्टी जीतकर सत्ता में पहुंचती है तो ब्रेक्जिट पर नई रणनीति के साथ वार्ता शुरू हो सकती है। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी अगर चाहे तो ब्रेक्जिट को रुकवा भी सकती है। हालांकि कानूनी मामलों के जानकार इस पर एकमत नहीं है कि ब्रेक्जिट के फैसले को ब्रिटेन पलट सकता है या नहीं। लेकिन ये साफ है कि यूरोपीय काउंसिल और ब्रिटेन के बीच चल रही वार्ता के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। जो ब्रेक्सिट की प्रोसेस को शुरू करना है, इसमें उनको जितना एक बड़ा सपोर्ट चाहिए वो इनके पास है या नहीं है। सपोर्ट है, लेकिन देखिए सॉलिड मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वो उनको लगा कि अगर अभी चुनाव करवाए जाएं उनको वो सॉलिड मेजॉरिटी प्राप्त हो जाएगी जो कि ब्रेक्सिट की प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने में मदद कर रही है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका एक ख़ास मकसद यही था कि जो अभी मेजॉरिटी है उससे ज़्यादा बेहतर मेजॉरिटी उनको मिल जाए। ब्रिटेन में 1974 के बाद ये पहला मौका है जब निर्धारित समय से पहले चुनाव कराया जा रहा हो। वहाँ अब तक 1923, 1931, 1991, 1955, 1966, फरवरी 1974
और अक्टूबर 1974 में समय से पहले चुनाव हो चुके हैं। लेकिन बीते 4 दशकों से ब्रिटेन ने हर 5 साल पर चुनाव देखा है। ब्रिटेन में समय से पहले चुनाव में ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी ही चुनाव जीतने में कामयाब रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। असल में पूरे मामले की जड़ में जो मुद्दा है वो है ब्रेक्सिट, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अभी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने में कम से कम 2 साल और लग जाएंगे। पूरी दुनिया की नज़र फिलहाल ब्रिटेन के चुनाव और ब्रेक्सिट वार्ता पर ही टिकी हुई है। बीते साल ब्रिटेन को सबसे बड़ा फैसला करना था। लोगों को तय करना था कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहे या उससे अलग हो जाए। पूरे देश में जनमत संग्रह हुआ तो फैसला अलग होने के पक्ष में आया, लेकिन देश अब तक एकजुट नहीं हो पाया। आज भी ब्रेक्सिट यानी ईयू से ब्रिटेन के अलग होने को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग इसके औचित्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। असल में 2015 के आम चुनाव में डेविड कैमरन ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराएंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का दावा था कि 1975 में ईयू में ब्रिटेन के शामिल होने से ब्रिटेन को कोई फायदा नहीं हुआ। डेविड कैमरन ब्रेक्सिट के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बना रहे। आखिरकार बड़े पैमाने पर जनमत संग्रह के बाद जब 23 जून को नतीजे आए तो चौतरफा हलचल मच गई। फैसला हो चुका था। कांटे की टक्कर में ईयू को छोड़ने वाले लीव कैंपेनर्स का पलड़ा भारी रहा। इस ऐतिहासिक जनमत में करीब 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। रिमेन अभियान के पक्ष में 1 करोड़ 61 लाख 41,241 वोट पड़े, जबकि लीव के पक्ष में 1 करोड़ 74 लाख 10,742 वोट पड़े। इस तरह जनमत में कुल 72.2% लोगों ने हिस्सा लिया था। ईयू में रहने के पक्ष में कुल 48.1% लोग थे, जबकि ब्रेक्सिट यानी ईयू से बाहर जाने वाले 51.9% लोग थे। इसके फौरन बाद डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। The British people have made a very clear decision to take a different path, and as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months, but I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. इसके बाद टेरेसा मे ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी तो उनके कंधों पर ब्रेक्सिट की औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी आई। इस क्रम में पहला काम था यूरोपीय यूनियन को इस बाबत औपचारिक नोटिस देना। ये नोटिस लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने के लिए देना था, जिसे 29 मार्च को टेरेसा मे सरकार ने यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क को दे दिया। 30 मार्च को ब्रेक्सिट से जुड़ा ग्रेट रिपील बिल प्रकाशित किया गया। इसके बाद डोनाल्ड टस्क बातचीत के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित करेंगे। 29 अप्रैल तक यूरोपीय संघ के बाकी सदस्य देशों के दिशा निर्देशों को स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद ग्रेट रिपील बिल को ब्रिटिश संसद में रखने के बाद आमने सामने की बातचीत शुरू की जाएगी। ईयू के प्रमुख वार्ताकार मिशेल बर्नियर शुरुआती बहस को आगे बढ़ाएंगे। 2018 में ग्रेट रिपील बिल को राज परिवार से सहमति मिलेगी। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों और यूरोपीय काउंसिल में वोटिंग होगी। इसके बाद 2019 को ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, यानी अभी ब्रेक्सिट की प्रक्रिया पूरी होने में 2 साल और लग जाएंगे। ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों को साझी सहमति तक लाना होगा। असल में बीते 5 दशकों में तैयार हुए यूरोपीय यूनियन समझौते के 80,000 पेजों में संशोधन और जोड़ घटाव का काम आसान नहीं है। किसी भी देश को अलग होने या इससे जुड़ने के बाद इस दस्तावेज में बदलाव करना होता है, जिस पर यूरोपीय यूनियन की संसद अपनी मुहर लगाती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी यूरोपीय कम्युनिटीज एक्ट 1972 को रद्द करना होगा।
इस कानून के तहत यूरोपीय संघ के कई कानूनों को ब्रिटेन में वरीयता हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह ने वहां की राजनीति को बदल कर रख दिया। 23 जून के बाद ब्रिटेन वह नहीं रह गया था जो 23 जून से पहले था। ब्रेक्जिट को मामूली वोट के अंतर से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन आज भी वहां इसके विरोधी प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कॉटलैंड में फिर से आज़ादी को लेकर जनमत संग्रह कराने की बात जोर शोर से उठ रही है। ये तस्वीरें ब्रिटेन में आज भी जगह जगह देखने को मिल रही हैं। ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के साथ बने रहना देखना चाहते हैं। जब 23 जून को ब्रेक्जिट के नतीजे घोषित किए गए, 3 इलाकों में इसे पूरी तरह नकार दिया गया। लंदन में करीब 60% और उत्तरी आयरलैंड में 56% लोगों ने ब्रेक्जिट के खिलाफ वोट किया, लेकिन स्कॉटलैंड में 62% लोगों ने जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट को नकार दिया। स्कॉटलैंड आज भी यूरोपियन यूनियन के साथ बना रहना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन इसका हिस्सा होने के चलते ये मुमकिन नहीं है। जैसे ही टेरेसा मे ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की, यूनाइटेड किंगडम के बिखरने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल यूके का हिस्सा स्कॉटलैंड अब ब्रिटेन से अलग होना चाहता है। स्कॉटलैंड सरकार की मुखिया निकोला स्टर्जन ने ब्रिटेन से अलग होने का प्रस्ताव जब स्कॉटलैंड की संसद में पेश किया तो संसद ने इसे बहुमत से मंजूरी दे दी। निकोला स्टर्जन अब पूरी आक्रामकता के साथ स्कॉटलैंड की आजादी के लिए फिर से जनमत संग्रह कराने का प्रचार कर रही हैं। I've got a mandate for a second independence referendum. I won that mandate at the Scottish Parliament elections last year, and of course the Scottish Parliament has since voted by majority for that position. So that mandate is there and it's clear. स्कॉटलैंड की संसद में ब्रिटेन से अलग होने को लेकर दोबारा जनमत संग्रह कराने को जब मंजूरी मिली तो ये चौतरफा चर्चा का मुद्दा बन गया। स्कॉटलैंड की संसद में 59 के मुकाबले 69 मतों से स्टर्जन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। हालांकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने स्टर्जन के प्रस्ताव का विरोध किया। कंजर्वेटिव्स के मुताबिक जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि यूरोपियन यूनियन से रिश्ते कैसे होंगे, तब तक ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। अब जबकि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है तो सारी निगाहें ब्रिटेन में होने वाले मौजूदा चुनाव पर टिक गई हैं। नियम के मुताबिक स्कॉटलैंड से परिसर इस प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद की भी मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में ब्रिटेन की संसद में आने वाले बदलाव पर स्कॉटलैंड करीब से नजर बनाए हुए है। स्कॉटलैंड में वोट काफ़ी जोर से था कि यूरोपियन यूनियन में रहे, तो स्कॉटलैंड का कहना है कि अगर आप ब्रेक्जिट करेंगे तो हम यूनाइटेड किंगडम से बाहर निकल जाएंगे, एक स्वतंत्र देश बन जाएंगे। अगर वो स्वतंत्र देश बनेंगे, जिसके लिए उनके जो फर्स्ट मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री कहिए मुख्यमंत्री के निकोला स्टर्जन ने कहा है वो दोबारा जनमत संग्रह कराएंगे स्कॉटलैंड में। पिछली बार वो हार गए थे स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, दोबारा वो चाहते हैं कि रेफरेंडम हो जाए। स्कॉटलैंड चाहता है कि आजादी के लिए दूसरा जनमत संग्रह ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी होने से पहले पूरा हो जाए। स्कॉटलैंड ये जनमत संग्रह ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी होने से पहले करवाना चाहता है। निकोला स्टर्जन का कहना है कि स्कॉटलैंड के नागरिकों को अपने भविष्य का फैसला तय करने का मौका मिलना चाहिए। स्टर्जन का प्रस्ताव है कि स्कॉटलैंड की आजादी पर दूसरा जनमत संग्रह 2018 और 2019 के बीच कराना चाहिए। तब तक ब्रेक्जिट की ज्यादातर शर्तें साफ हो जाएंगी। हालांकि स्कॉटलैंड की ओर से दोबारा रेफरेंडम की मांग को ब्रिटिश की संसद से ही मंजूरी दी जा सकती है। यदि टेरेसा मे इसमें इनकार करती हैं, तो उनके सामने संवैधानिक संकट भी पैदा हो सकता है। स्कॉटलैंड अपने स्तर पर यूरोपियन यूनियन से डील करना चाहता है। निकोला स्टर्जन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कॉटलैंड की आजादी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भी उन्होंने इसे आज के लिए जरूरी करार दिया। You know, if Scotland becomes an independent country in the future, you know, our relationships with the rest of the British Isles, Scotland will still be a part of the British Isles, cooperating. I, you know, take part as First Minister of Scotland in the British Irish Council, set up as part of the Irish peace process. And around that table, we have 2 independent countries, 3 devolved administrations, the Crown dependencies of Scotland.
इससे पहले 2014 में भी स्कॉटलैंड की आजादी पर एक जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें जनता ने इस मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन निकोला स्टर्जन इस बार की परिस्थितियों को अलग बता रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रेक्जिट की वजह से मौजूदा स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।